हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ कुलदीप खुल्लर और इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की बात इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर 5 में की गई है। एक्सक्लूसिवली 52 से 58 जो आर्टिकल हैं वो प्रेसिडेंट के बारे में ही बात करते हैं। इसके अलावा भी हमें देखने को मिलता है जो चैप्टर 5 है, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एंड सो ऑन की बात करते हैं। जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है, राज्य का मुखिया बोला जाता है। इनको नॉमिनल पावर बोला जाता है और रियल पावर देश में प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को बोला जाता है। इनके जो चुनाव होते हैं उसमें इलेक्टोरल कॉलेज का जरिया अपनाया जाता है। आगे हम देखेंगे जो राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं उसमें कौन कौन वोट करता है। तो पहले हम बात करेंगे पार्टिसिपेंट्स की। तो राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं। उसके बाद इलेक्टेड मेंबर जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के होंगे वो भी वोट करते हैं, जिनको हम एमएलए बोलते हैं। इलेक्टेड मेंबर जो यूटीज के होंगे, जैसे कि दिल्ली और पुडुचेरी में हमें गवर्नमेंट देखने को मिलती है, तो वहां के भी एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करेंगे। अब कौन कौन वोट नहीं करता? जो भी मेंबर होंगे नॉमिनेटेड राज्यसभा और लोकसभा के, वो राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते। नॉमिनेटेड मेंबर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो भी पार्टिसिपेट नहीं करते। दिल्ली और पुडुचेरी के नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट नहीं करते। इलेक्टेड एंड नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल है ये कुछ ही स्टेट में देखने को मिलती है, इसीलिए इनके इलेक्टेड मेंबर भी राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेते हैं। जो ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो उस दौरान अगर कोई भी विधानसभा भंग हुई पड़ी है तो वहां के एमएलए राष्ट्रपति के चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। राष्ट्रपति के चुनाव में एमएलए और एमपी की वोट की वैल्यू कैसे निकाली जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे एमएलए की। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलए इनटू 1 डिवाइडेड बाय 1000। तो जो वैल्यू निकलेगी वो एक एमपी की, सॉरी एमएलए की वोट वैल्यू होगी। उसके बाद एक एमपी की वोट वैल्यू कैसे निकलती है? टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलए ऑफ ऑल स्टेट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। तो जो वैल्यू निकलेगी वो एक एमपी की वोट वैल्यू होगी। राष्ट्रपति के जो चुनाव होते हैं उसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम का सहारा लिया जाता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होती है जो सीक्रेट बैलेट के द्वारा डाली जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे जब इलेक्शन होंगे तो मान लो 4 कैंडिडेट खड़े हैं, तो राष्ट्रपति के चुनाव में जीतने के लिए एब्सोल्यूट मेजोरिटी की जरूरत होती है, 50+1 वोट। तो 4 कैंडिडेट हैं, मान लो वोटिंग हुई तो जो वोटर होंगे यानी कि एमएलए और एमपी, वो सभी जो कैंडिडेट होंगे उनको वोट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये कैंडिडेट 1 है, ये 2, 3 एंड 4। तो जब वोट की जाएगी प्रेफरेंस दी जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे प्रेफरेंस 1 इनको मिली, 2 इनको, 3 इनको और 4 इनको। तो जब काउंटिंग होगी, एग्जाम्पल के तौर पे अगर मान लो किसी एक कैंडिडेट को 50%+1 वोट नहीं मिली, तो क्या होगा, जिसको लीस्ट वोट मिली होंगी उस कैंडिडेट को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो ऐसा तब तक चलेगा जब तक किसी एक कैंडिडेट को 50%+1 वोट नहीं मिलते और उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। इन केस ऑफ डिस्प्यूट, अगर राष्ट्रपति के चुनाव में डिस्प्यूट होगा तो ऐसा केस सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही देखा जाएगा और सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा उसको फाइनल माना जाएगा। राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी 35 साल एज कंप्लीट हो चुकी होनी चाहिए, वो लोकसभा के चुनाव लड़ने के लिए एलिजिबल होना चाहिए एंड ही शुड नॉट होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। सिंपल भाषा में सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट का मुलाजिम नहीं होना चाहिए, यानी कि उसकी सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए। हमारे देश के जो पहले प्रधानमंत्री थे वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इनको इनके सेकेंड टेन्योर में मैक्सिमम वोट्स मिले थे अब तक के राष्ट्रपति के चुनाव में, 99.35%। वीवी गिरी जो हमारे देश में राष्ट्रपति बने थे 1969 में, उनको कम से कम राष्ट्रपति के चुनाव में परसेंटेज वाइज वोट मिले हैं।
और 1977 में हमने देखा था नीलम संजीवा रेड्डी जब वो जीत के आए थे तो वो यूनानिमसली ही चुनाव जीत गए थे, यानी कि उनके ओपोज में कोई भी कैंडिडेट खड़ा नहीं हुआ था। राष्ट्रपति को जो ओथ होती है वो सीजीआई के द्वारा दिलवाई जाती है, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इन केस चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है तो उसके बाद सीनियर मोस्ट जो जज होगा सुप्रीम कोर्ट का वो इनको ओथ दिलवाएगा। जब ये राष्ट्रपति होते हैं तो उस दौरान इनको इम्यूनिटी दी जाती है, जैसे इनको स्पेशल बेनिफिट्स होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग जो होती है इनके खिलाफ नहीं चल सकती जब तक ये राष्ट्रपति रहेंगे, इनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता, इनको जेल में नहीं डाला जा सकता। राष्ट्रपति अपना रेजिग्नेशन वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। आगे हम बात करेंगे इम्पीचमेंट की। इम्पीचमेंट का मतलब रिमूवल। तो राष्ट्रपति की जो रिमूवल होती है वो काफी रिजिड प्रोसेस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले इनको रिमूव किस सिचुएशन में किया जा सकता है, अगर ये कॉन्स्टिट्यूशन का वोलेशन करते हैं तो इनको रिमूव कर कौन सकता है, लोकसभा या राज्यसभा। तो इनके खिलाफ जो चार्ज लगाया जाएगा वो रेजोल्यूशन जो होगा, एटलीस्ट जो मेंबर प्रेजेंट होंगे 1/4 उस रेजोल्यूशन को पास करेंगे और 14 डेज का इनको प्रायर नोटिस दे दिया जाएगा जवाब देने के लिए। उसके बाद स्पेशल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास होता है दोनों हाउसेस से, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा से। जिस दिन दूसरे सदन से पास होगा तो उसी दिन इनको रिमूव कर दिया जाएगा इनकी पोजीशन से, इनके ऑफिस से। इनका जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 साल, और जब तक इनके जो सक्सेसर होते हैं यानी कि अगले राष्ट्रपति नहीं आएंगे तब तक ये अपनी सेवाएं निभाते हैं। जो राष्ट्रपति हैं इनकी पावर्स और फंक्शंस इस प्रकार हैं, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर कार्यकारिणी शक्तियां, लेजिस्लेटिव पावर विधानिक शक्तियां, फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियां, जुडिशियल पावर न्यायिक शक्तियां, डिप्लोमेटिक पावर्स कूटनीतिक शक्तियां, मिलिट्री पावर, इमरजेंसी पावर, आपातकाल शक्तियां। हम शुरू करते हैं एग्जीक्यूटिव पावर से। एग्जीक्यूटिव पावर्स में देखते हैं कि देश के राष्ट्रपति के पास ही सिर्फ अधिकार होता है कि देश के प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट इनके द्वारा होती है। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट के सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट भी इन्हीं के द्वारा होती है, यानी कि ओथ जो होती है इनके द्वारा ही दिलवाई जाती है। फिर शेड्यूल्ड कास्ट हो गया, शेड्यूल्ड ट्राइब हो गया, ओबीसी कमीशन के जो चेयरमैन होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा होती है। फिर अटॉर्नी जनरल जो होते हैं उनकी भी अपॉइंटमेंट इन्हीं के द्वारा होती है। उसके बाद हम बात करेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स की। लेजिस्लेटिव पावर में हम देखेंगे वैसे तो ये काम लोकसभा और राज्यसभा का होता है, मगर कुछ काम जो लॉ मेकिंग होते हैं उसमें इनका भी कुछ रोल होता है, जैसे समन करना, प्रोरोग्यू। पार्लियामेंट को ये समन कर सकते हैं, उनको बुला सकते हैं, उनका स्पेशल सेशन बुला सकते हैं। जैसे डेडलॉक हो जाता है, लोकसभा से बिल पास हो रहा है राज्यसभा से पास नहीं हो रहा, या राज्यसभा से बिल पास हो रहा है तो लोकसभा से पास नहीं हो रहा, तो ये जॉइंट सेशन बुला सकते हैं। इसके बाद जब फर्स्ट सेशन होगा लोकसभा का तो ये उसमें एड्रेस करते हैं, यानी कि जब नई गवर्नमेंट बनती है तो ये उसमें एड्रेस करते हैं। जब भी सेशन नया स्टार्ट होता है, 3 तरह के सेशन होते हैं, और जब भी नया सेशन स्टार्ट होता है तो ये फर्स्ट जब सेशन स्टार्ट होगा तो वहां पे आके ये एड्रेस करते हैं। इनके पास लोकसभा के 2 एमपीज को नॉमिनेट करने का अधिकार होता है जो एंग्लो इंडियंस होते हैं। और जो मनी बिल होता है जो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है, आर्टिकल 110 में जिसकी बात की गई है, वो प्रायर परमिशन से ही इनकी इंट्रोड्यूस होता है, यानी कि ये डिसाइड करते हैं कि ये मनी बिल है या नहीं है। तो जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, जो नेशनल इंपॉर्टेंट इश्यूज होते हैं जो बिल होंगे, वो डायरेक्टली वो खुद गवर्नर उसको पास करके बिल को लॉ नहीं बना सकते, कानून नहीं बना सकते। वो वाला जो बिल होगा वो राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भी जाता है उनके पास, और ऐसे बिल को राष्ट्रपति एक से ज्यादा बार रिटर्न कर सकते हैं, यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। इसके बाद फाइनेंशियल पावर वित्तीय शक्तियां। तो वित्तीय शक्तियों में भी हम देखेंगे कि राष्ट्रपति का जो रोल होता है हमें देखने को मिलता है, जैसे कि फाइनेंस कमीशन है,
उसके बारे में बात आर्टिकल 280 में की गई है। फिर डिमांड फॉर ग्रांट की बात आर्टिकल 113 में की गई है। भारत सरकार का एक खाता होता है, कंटीजेंसी फंड हो गया, तो उसमें से अगर पैसा निकलवाना है तो राष्ट्रपति की मंजूरी चाहिए। फिर एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हमें देखने को मिलती है, बजट जो है 112 में, उसमें भी हमें राष्ट्रपति का रोल देखने को मिलता है। जुडिशियल पावर, न्यायिक शक्तियां, जैसे सारे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा होती है। राष्ट्रपति चाहे तो किसी लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनकी एडवाइस ले सकते हैं। इसके बारे में बात आर्टिकल 143 में की गई है। ये किसी भी दोषी की जिसको कोर्ट्स के द्वारा सजा मिली है उसको माफ भी कर सकते हैं, पार्डन। तो आर्टिकल 72 में इसके बारे में बात की गई है। आगे नीचे इसको थोड़ा डिटेल में भी हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद है डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर में हम देखेंगे कि कोई भी जब इंटरनेशनल ट्रीटी होती है या एग्रीमेंट होता है तो उसमें राष्ट्रपति जो होते हैं वो इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि ये उस वक्त इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो कोई भी एग्रीमेंट होते हैं वहां पे देश के राष्ट्रपति के साइन होते हैं। उसके बाद मिलिट्री पावर्स। तो मिलिट्री पावर में हम देखेंगे कि जो भी हमारी जैसे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है, इनके जो सुप्रीम होते हैं, चीफ होते हैं, उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो देश के राष्ट्रपति के द्वारा होती है। इनके जो सभी सेनाओं के जो सुप्रीम कमांडर है वो राष्ट्रपति को ही माना जाता है। सभी यानी कि डिफेंस फोर्सेस के ये सुप्रीम कमांडर होते हैं। उसके बाद इमरजेंसी पावर। तो देश में 3 प्रकार की इमरजेंसी होती है। नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352 में बात की गई है। प्रेसिडेंशियल रूल, स्टेट इमरजेंसी भी इसको बोलते हैं, और गवर्नर रूल भी बोलते हैं, आर्टिकल 356 में इसकी बात की गई है। और थर्ड है फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। इसके बारे में बात आर्टिकल 360 में की गई है। तो जो नेशनल इमरजेंसी है देश में अभी तक 3 बार डिक्लेयर हुई है। नेशनल इमरजेंसी 2 प्रकार की होती है, एक तो एक्सटर्नल रीजन के कारण लगती है और दूसरी होती है इंटरनल रीजन के कारण लगती है। एक्सटर्नल रीजन यानी कि देश का किसी दूसरे देश के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया तो ऐसे में नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाएगी। और दूसरा रीजन इंटरनल है, जब देश में आर्म्ड रिबिलियन हो जाएगा, यानी कि जो आर्म्ड है वही विद्रोह कर देंगी। दूसरी है प्रेसिडेंशियल रूल। ये तब लगती है जब जैसे एग्जाम्पल के तौर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया, स्टेट गवर्नमेंट को की अब ये ड्यूटी है कि उसको वो अपनी स्टेट में इम्प्लीमेंट करेंगे। अगर स्टेट गवर्नमेंट उसको अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं करते या उनके डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट की डायरेक्शंस को फॉलो नहीं करते, इसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनली मशीनरी, फेलियर ऑफ मशीनरी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। तो जिसके बारे में बात आर्टिकल 365 में की गई है। तो ऐसे में जो कंसर्न स्टेट के गवर्नर होंगे वो रिपोर्ट सबमिट करेंगे राष्ट्रपति को, और वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं प्रेसिडेंट को कि वो उस स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दें। तो ऐसी सिचुएशन में स्टेट इमरजेंसी डिक्लेयर हो सकती है। फाइनेंशियल इमरजेंसी तब लगती है अगर मान लो देश में बहुत ही बड़ा वित्तीय संकट आ गया है, पैसे की बहुत बड़ी कमी आ गई है, तो ऐसे में जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनकी सैलरी की डिडक्शन हो सकती है। बट फिलहाल थैंकफुली देश में अब तक कभी भी फाइनेंशियल इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं हुई। आगे हम बात करेंगे वीटो पावर्स की। तो हमारे देश में 3 प्रकार की वीटो पावर का इस्तेमाल होता है। वैसे टोटल हम 4 तरह की वीटो पावर देखते हैं, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो, सस्पेंसिव वीटो एंड पॉकेट वीटो। तो जो एब्सोल्यूट वीटो है इसमें क्या होता है कि राष्ट्रपति, अक्सर क्या होता है कि लोकसभा से बिल पास होता है, राज्यसभा से बिल पास होता है और उसके बाद जाता है राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति चाहे तो डायरेक्टली उसके ऊपर साइन करें और उस बिल को कानून बना दें, मगर इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं, जैसे विद होल्ड हिज असेंट टू द बिल पास्ड बाय द लेजिस्लेचर। जो बिल राष्ट्र लेजिस्लेचर से पास हो गया है उसके ऊपर अपना जो डिसीजन है फॉर द टाइम बीइंग, उस समय के लिए या कुछ समय के लिए डिसीजन ना लें। उसके बाद है क्वालिफाइड वीटो। ये भारत में हमें नहीं देखने को मिलती, ये सिर्फ यूएसए में अवेलेबल होती है। थर्ड है सस्पेंसिव वीटो। जो सस्पेंसिव वीटो है इसमें देश के राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है कि जो बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर इनके पास आया है ये दोबारा रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को भेज दें।
तो एक बार ये ऐसा करेंगे, सेकेंड टाइम जब बिल इनके पास आएगा तब इनको पास करना ही पड़ता है। फोर्थ है पॉकेट वीटो। तो पॉकेट वीटो में होता है कि सिंपली टेकिंग नो डिसीजन, दैट मीन्स कि बिल आया और उसको अपनी जेब में डाल दिया। ये वैसे बोलने में होता है, इसको सिंपल भाषा में हम ऐसे समझ सकते हैं कि बिल्कुल जब इनका मूड ना करे कि मैं उसके ऊपर कोई भी अपना फैसला नहीं सुनाऊंगा। आर्टिकल 72 जो हमने ऊपर बात की थी जुडिशियल पावर की, राष्ट्रपति की, वहां पे हमने पार्डन की बात की थी। तो पार्डन जो होता है कि सजा माफ करना, देश में सिर्फ राष्ट्रपति ही होते हैं जो डेथ पेनल्टी है किसी भी क्रिमिनल की वो माफ कर सकते हैं, यानी कि इनके पास पूरा अधिकार होता है किसी की पूरी सजा माफ कर दें। डेथ पेनल्टी सिर्फ और सिर्फ देश में राष्ट्रपति माफ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बाकी पनिशमेंट होती है वो गवर्नर भी माफ कर सकते हैं। जैसे कम्यूटेशन हो गया, इसका मतलब कि जो पनिशमेंट दी गई है कोर्ट के द्वारा उसकी लाइटर जो वर्जन होगा वो दे दी जाएगी जो आरोपी होगा उसको। उसके बाद रिमीजन, रिमीजन में हम देखेंगे कि जो सजा होती है उसका जो टाइम पीरियड है वो घटा दिया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे किसी को 12 महीने की सजा हुई है वो घटा के 8 महीने कर दी जाएगी। फोर्थ नंबर पे है रिस्पाइट। रिस्पाइट में हम देखेंगे कि किसी को सजा दे दी गई और जिस व्यक्ति को सजा दी गई है वो हो सकता है कि फिजिकली हैंडीकैप्ड हो, या जिसको सजा दी गई है वो लेडी है और जब उसको सजा मिली तो वो प्रेग्नेंट थी, तो ऐसी सिचुएशन में भी उसकी सजा जो है कम की जा सकती है। नेक्स्ट है रिप्राइव। रिप्राइव में हम देखेंगे कि जो डेथ पेनल्टी मिलती है कोर्ट के द्वारा उसके ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा कुछ समय के लिए रोक लगा दी जाती है। उसका मेन कारण ये होता है कि राष्ट्रपति आरोपी को कुछ टाइम और देते हैं और बोलते हैं कि अपना मतलब आपको टाइम दिया जाता है और आप साबित कर सकते हो कि आप इनोसेंट हो, यानी कि आपने गुनाह नहीं किया, और अगर ये साबित हो जाएगा तो उनकी जो सजा होगी माफ हो जाएगी। उसके बाद है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का मतलब हिंदी में अध्यादेश। जैसे लोकसभा राज्यसभा कानून बनाते हैं तो कई बार क्या होता है कि सेशन नहीं चल रहा होता लोकसभा का और राज्यसभा का, तो कई बार नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए कुछ कानून की आवश्यकता होती है, तो इमरजेंसी में कानून की जरूरत होती है। अदरवाइज बिल बनेगा तो लोकसभा से बिल पास होगा, राज्यसभा से बिल पास होगा, बट जब सेशन नहीं चल रहा होगा तो ऑर्डिनेंस के द्वारा भी कानून बन सकता है देश में, और ऑर्डिनेंस की पावर सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति के पास होती है। इसके बारे में बात आर्टिकल 123 में की गई है। ऐसे ही हर एक स्टेट गवर्नर जो होते हैं उनके पास भी ऑर्डिनेंस की पावर होती है, जिसकी बात आर्टिकल 213 में की गई है। इसकी जो वैलिडिटी होती है वो 6 महीने होती है, और जब सेशन स्टार्ट होगा लोकसभा का या राज्यसभा का उसी दिन से इस ऑर्डिनेंस की जो वैलिडिटी है वो 6 हफ्ते हो जाती है। अब जो लोकसभा है राज्यसभा है वो डिसाइड करेंगे कि इस ऑर्डिनेंस को वो परमानेंट कानून बनाना चाहते हैं या नहीं बनाना चाहते हैं। तो इट इज कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन लोकसभा और राज्यसभा। इसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रपति की डिस्क्रिशनरी शक्तियां, विवेकाधीन शक्तियां। तो विवेकाधीन शक्तियों में हम देखेंगे कि ऐसी शक्तियां जिनका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ देश के राष्ट्रपति ही करते हैं, जैसे प्राइम मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट। तो इसके अलावा अगर किसी पार्टी को फुल मेजोरिटी नहीं मिलती, जैसे लोकसभा के चुनाव होते हैं, आम चुनाव बोलते हैं जिसको, तो अक्सर पार्टियां जब चुनाव लड़ती हैं, कभी सिंगल पार्टी चुनाव लड़ती है या कोalition में चुनाव लड़ती हैं, तो अगर किसी पार्टी को या कोalition को 50% सीट्स नहीं मिलती तो वो सरकार नहीं बना पाती। तो अगर ऐसी सिचुएशन होती है, नौबत आती है, तो देश के राष्ट्रपति अपनी डिस्क्रिशनरी शक्तियों का इस्तेमाल करके जिस पार्टी के पास या कोalition के पास मैक्सिमम सीट्स आई होंगी बट स्टिल वो 50% मेजोरिटी क्लियर नहीं कर सके होंगे, उनको ये इनवाइट करेंगे और बोलेंगे कि मैं आपको एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड देता हूं और उस टाइम पीरियड में आप अपनी मेजोरिटी जो है वो साबित कर दो, यानी कि 50% अगर आप मेजोरिटी साबित कर दोगे विद इन अ गिवन टाइम पीरियड तो आप अपनी सरकार बना सकते हो और चला सकते हो। उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर की सडनली डेथ हो जाती है और ऑब्वियस सक्सेसर उस दौरान कोई भी नहीं है प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन के लिए, जैसा कि जब इंदिरा गांधी की हत्या होती है, असासिनेशन होता है, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर का ऑब्वियस सक्सेसर कोई नहीं होता, तो उस दौरान
देश के राष्ट्रपति यानी जय सिंह राजीव गांधी को देश का प्रधानमंत्री बना देते हैं अपनी डिस्क्रिशनरी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए। एक हम देखते हैं कि डिसमिसल ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर व्हेन इट कैन नॉट प्रूव द कॉन्फिडेंस ऑफ लोकसभा। तो अगर लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है नो कॉन्फिडेंस मोशन में ये साबित ना कर पाए कि इनके पास 50% मेजोरिटी है, तो तब भी जो सरकार है वो गिर जाती है। तो इसके अलावा है कि अगर लोकसभा में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं अपनी मेजोरिटी खो देते हैं, सिंपली मतलब जो दिखने लग पड़ता है कि अब इनके पास 50% मेजोरिटी इनके साथ नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में भी सरकार गिर जाएगी, सरकार गिरा दी जाएगी। राष्ट्रपति अपनी विवेकाधीन शक्तियों का इस्तेमाल करके सरकार गिरा सकते हैं। प्रेजेंट टाइम में हम देखेंगे कि रामनाथ कोविंद जो हैं वो देश के राष्ट्रपति हैं। इन्होंने सिविल सर्विस का भी एग्जाम क्लियर किया हुआ है और देश में एक बार ऐसी भी सिचुएशन आई है कि जब देश के सीजीआई को, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनने का मौका मिला, तो उनका नाम है हित्यातुल्ला। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। सो दिस इज द एंड ऑफ द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।